वेलकम बैक इन चमड़िया लॉ क्लासेस। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में शाश्वतता के विरुद्ध नियम पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के तरीके हैं, वे बताए गए हैं। उनमें से एक तरीका है शाश्वतता के विरुद्ध नियम। ये धारा 14 के अंदर दिया गया है। इस नियम के अनुसार एक व्यक्ति एक संपत्ति को लंबे समय तक बांधकर नहीं रख सकता। यदि वह ऐसा करता है तो वह शून्य होगा। यही शाश्वतता के विरुद्ध नियम है। शाश्वतता क्या होती है? देखो, शाश्वतता एक अवधि को कहती है। तो शाश्वतता की अवधि क्या होगी? अंतरणकर्ता किसी निश्चित अवधि के उपरांत संपत्ति के निहित होने को स्थगित नहीं कर सकता। जिस अवधि तक स्थगित करता है वही शाश्वतता की अवधि है। देखिए, संपत्ति या तो तुरंत अंतरित की जा सकती है या किसी निश्चित तिथि तक अंतरित की जा सकती है। तो जिस तिथि को वो अंतरित की जाएगी वही शाश्वतता की अवधि है। जैसे ए है, उसके पास प्रॉपर्टी है जिसे वो अंतरित कर रहा है। उसने इसे बी को अंतरित किया, लेकिन उसे उसमें जीवन हित दिया, निहित हित नहीं दिया। अर्थात बी जो है अपने जीवन काल तक उस संपत्ति का उपभोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, लेकिन उसको पूर्ण अधिकार नहीं है। ना तो वो संपत्ति को बेच सकता है, ना ही अंतरित कर सकता है, वो केवल उसका उपभोग कर सकता है। ऐसा सी और डी के साथ भी किया, लेकिन आगे और ऐसा नहीं कर सकता। उसे किसी न किसी को निहित हित देना होगा। तो ई जो कि अभी अजन्मा है, वो उसके पक्ष में निहित हित को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ये हित निहित कब होगा? जब वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा, तब संपत्ति का जो संपूर्ण हित है वो उसमें निहित हो जाएगा। यही शाश्वतता की अवधि है। हम संपत्ति अंतरण को केवल एक निश्चित आयु तक रोक सकते हैं। यदि हम किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति अंतरण करते हैं तो जब वो अजन्मा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा तो वो संपत्ति अंतरण उसमें निहित हो जाएगा। हमें उसमें उसे पूर्ण हित देना होगा, हम वहां से आजीवन हित नहीं दे सकते। संपत्ति अंतरण कुछ व्यक्तियों के पक्ष में आजीवन हित तक किया जा सकता है, परंतु आगे तक भी उसे हम आजीवन हित नहीं रख सकते। हमें कहीं ना कहीं किसी में उसको हित को निहित करना ही होगा, तब भी वो संपत्ति अंतरण वैध होगा। नहीं तो वो संपत्ति अंतरण अवैध हो जाएगा, शून्य होगा। आनंदराव विनायक वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ऑफ बॉम्बे। इस केस में एक व्यक्ति ने अपनी चल संपत्ति अपने पुत्र को दी। उसमें से कुछ हिस्सा उसके अजन्मे को दिया, जो कि उसे 21 वर्ष होने पर मिलेगा। तो इस अंतरण को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना, क्योंकि यह शाश्वतता के विरुद्ध नियम। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के कुछ अपवाद हैं। उनमें से एक है व्यक्तिगत संविदाएं। नफरचंद्र वर्सेस कैलाश चंद्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि व्यक्तिगत संविदाओं के अंदर किसी भी हित का निर्माण नहीं होता, इसलिए ऐसी संविदाओं को करते वक्त हम कुछ भी अंतरण करते हैं तो उसमें शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए नामक एक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को अपने मंदिर के लिए पुजारी नियुक्त किया और ये मंदिर की संपत्ति उसको दान दी थी, और ये कहा कि इसमें बी और बी के बाद उसके वंशज ही पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पुजारी नियुक्त होंगे। तो इस वो वैध माना गया है, क्योंकि ये व्यक्तिगत संविदाएं हैं और ऐसी संविदा में कोई हित का निर्माण नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं हो। धार्मिक या लोक लाभ के लिए अंतरण। कोई भी अंतरण जो धर्म के उद्देश्य से या फिर लोगों के लाभ के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, उनके अंतर्गत इस शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इनका उद्देश्य जनता की भलाई, शिक्षा, धर्म, वाणिज्य, स्वास्थ्य ये सब हो, तो ये माना जाता है कि ये संसारिक विरोधों से पृथक है। यहाँ पर लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि लोगों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए कार्य करना उद्देश्य होता है। तो सेवा इनका उद्देश्य है, इसीलिए इसके अंतर्गत शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं हो सकता। यहाँ पर हम संपत्ति को कैसे भी किसी भी प्रकार से अंतरण कर सकते हैं। भार। जब किसी संपत्ति पर कोई भार आरोपित किया जाता है तब
जैसे एग्जांपल से करते हैं इसको। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी, बी, सी और उसके बाद डी को अंतरण की। यहाँ बी को आजीवन हित दिया, सी को भी आजीवन हित दिया, डी जो कि अजन्मा है उसको पूर्ण हित अंतरित किया। अब ये जब 18 वर्ष का हो जाएगा यानी कि वयस्क हो जाएगा तो इसकी जीवन आयु और इसकी वयस्कता की आयु ये सब मिलकर शाश्वतता की अवधि होती है। ये भारतीय विधि में है। अंग्रेजी विधि में पूर्वहित जितने भी होंगे वो लेकिन 21 वर्ष तक की आयु ये शाश्वतता की अवधि है। भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में शाश्वतता के रूप नियम में ये अंतर है। अंतरण को लेकर अंग्रेजी विधि में वर्तमान में और भविष्य में दोनों तरह के अंतरण में ये लागू होता है शाश्वतता के नियम, लेकिन भारत में भविष्य के हितों के जो सृजन होता है उस पर लागू होता है। भूतकाल के जो कोई अंतरण होते हैं ना उन पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि यदि कोई हित निहित हो जाता है तो वहां पर शाश्वतता के नियम लागू नहीं होता। ये भारतीय विधि में नियम लागू है। भारतीय विधि में जो धार्मिक ट्रस्ट वगैरह होते हैं, शिक्षा, हक शुफा, किसी की भलाई के लिए ऐसे जो अंतरण किए जाते हैं वो शाश्वतता के नियम अपवादों में आते हैं, लेकिन अंग्रेजी विधि में ये अपवाद नहीं माने जाते। यहाँ पर शाश्वतता के नियम लागू नहीं होता। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम में हम संचयन के विरुद्ध नियम पढ़ेंगे। आपको इसके अगर रिटर्न के नोट्स पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ब्लॉग का लिंक दिया है, आप वहां जाकर इसके नोट्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू।